सर, क्या आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा फेज आया है जहां आपको लगा हो कि यार जैसे हमारे सारे सपने खत्म हो गए हैं और शायद इसके आगे कोई लाइफ है ही नहीं? तो मेरे फादर का जाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर एज अ पर्सन जो मैं काउंट करता हूं कि इससे बड़ी तकलीफ मुझे लगता था कि शायद जिंदगी में हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट लाइफ के फेलियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि सर 50% फेलर के केस में स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है कि वो फेल क्यों हुआ, कि हम ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई तो एक्सक्यूज हमारे सामने आ जाए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आपने होमवर्क में किया है और वो सही हो गया लेकिन टेस्ट में जाने के बाद गलत हो गया? हाँ, हमेशा, लगभग। कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो, जब भी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज जो मेन पॉइंट है उनको एनालाइज करने में टाइम दो। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप कैलकुलेशन का टाइम बचा लो, आप वो क्लैरिकल टाइम बचा सकते हो, कॉन्सेप्ट पे टाइम नहीं बचाना। क्या हमारे 5 अटेम्प्ट हुए हैं, 6 अटेम्प्ट हुए हैं, आखिर हम कब तक अपने सपने का पीछा करें? कि ये जो आप स्ट्रगल बोल रहे हैं, ये स्ट्रगल तभी काउंट होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, वरना तो कोशिशें हैं। सपना पूरा है तो हमारा है, टूटा तो सिर्फ मेरा। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है जैसे हमारा सब कुछ बिखर गया है, जैसे हमारे सारे सपने खत्म हो गए हैं और शायद इसके आगे कोई लाइफ है ही नहीं। चाहे वो किसी एग्जाम में फेल हो जाना हो, या किसी रिलेशनशिप का टूट जाना हो, या हमारी जिंदगी से किसी इंसान का हमेशा के लिए चले जाना। बिल्कुल ठीक कहा सर। कांच के टूटने की भी आवाज होती है, लेकिन टूटे हुए सपनों की चीखें कभी सुनाई नहीं देती। और जब हम जिंदगी में हार जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो हर आंखें सिर्फ हमें देख रही हो, और हमसे पूछ रही हो कि क्यों फिर से हार गए ना, अब क्या, अब आगे क्या, अब कैसे संभालोगे? तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश ओझा जी और मैं हूं सीए कृष्णा राय। तो सर, क्या आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा फेज आया है जहां आपको लगा हो कि यार सब कुछ ही खत्म हो गया है, सब कुछ ही टूट गया है, या जिसको तब उस समय आपको लगा हो कि वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर है? सर, जिंदगी में फेलियर्स तो ऐसे हैं कि मल्टीपल आए हैं, और ऐसा लगता है कि हर तकलीफ पुरानी वाली से बड़ी है, और जब पुरानी थी तो लगता है वही बड़ी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई है, बट अगर किसी एक का जिक्र करूं तो एक कोर्स था जो मैंने मैनचेस्टर से किया था, जिसकी एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ करती थी उन दिनों, और 2G 3G का जमाना था। मोबाइल फोन जैसी चीज तो देखने को ही कम मिलती थी पर्सनली, और हम लोग साइबर कैफे दौड़ा करते थे कोई भी काम हो तो। और उस समय सर इंटरनेट उतना अच्छा चलता नहीं था, पावर कट की समस्याएं होती थी, छोटी जगह में रहते थे हम लोग। तो फेल हुआ हूं मैं उसमें, एंट्रेंस एग्जाम में, ऑनलाइन जो एग्जाम होती थी। बताएं आपको क्या लगता है कितनी बार फेल हुआ होगा इंसान? अगर आप पूछ रहे हो तो शायद 3 बार। अरे सर, 3 बार से क्या होता है, थोड़ा और बढ़ाओ। 5। अरे सर, थोड़ा और। चलो सर, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। नॉर्मली अगर 7 बार से ज्यादा हम फेल होते हैं तो नॉर्मली हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से 7। बिल्कुल सर, 19-20 का फर्क है, 7 का डबल और 5 ज्यादा। 19 बार मैंने वो एग्जाम दी था। क्या बात कर रहे हो सर आप? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि 19 बार में मैं गंवार था, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और 3-4 बार तो डेफिनेटली मेरी ही गलती रही थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। बट हाँ, डेफिनेटली उसी एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, और मेरी जॉब का पहला ऑफर शायद मुझे वहीं से मिला था। तो सर, ये तो हैप्पी एंडिंग वाला स्ट्रगल हो गया, इसको आप रियलिटी शो में भी सुना सकते हो। सर, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। क्या बात है सर। तो क्या यही सबसे बड़ा स्ट्रगल था आपकी लाइफ में? सर, स्ट्रगल्स को अगर मैं नुकसान में नापूं तो शायद किसी अपने का जाना जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल हो सकता है। और मेरे साथ जिंदगी में मेरे फादर का जाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर एज अ पर्सन जो मैं काउंट करता हूं कि मैं हार गया था सर, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, सबसे। मैं 11 साल का पूरा हुआ था उम्र में, और अचानक ही एक दिन पापा की तबीयत खराब होती है, उन्हें ब्लड वॉमिट होती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 8-10 दिन वो आईसीयू में एडमिट रहते हैं। वो ठीक होके घर आते हैं, और छोटी दिवाली जिसको हम कहते हैं उसके एक दिन पहले हम वॉक पे गए।
20 दिनों के बाद पिताजी पहली बार, पापा पहली बार चले। वो मेरी और उनकी आखिरी वॉक थी। उसके बाद वो कोमा में चले गए और फिर वो नहीं उठे। उस उम्र में जब मिट्टी के खिलौने टूट जाने से भी इंसान टूट जाता है, उस उम्र में सर अपने सबसे करीबी, सबसे अजीज इंसान को आप खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिलाकर आए हैं। इससे बड़ी तकलीफ मुझे लगता था कि शायद जिंदगी में हो ही नहीं सकती। करीब 6 से 8 महीने तक मैं मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, क्योंकि उस उम्र में नहीं पता था ना सर कि ऐसा भी होता है कि एक इंसान अचानक से चला जाता है। इतनी नाजुक उम्र में छत का चले जाना, परिवार से पिता का चले जाना, शायद ऐसा है जैसे सब कुछ ही खत्म हो जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान किसी की लाइफ में कोई भी हो सकता है ना सर? इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता सर। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी तकलीफ कम या ज्यादा है। कील जैसे चुभती है तकलीफ उसे ही पता चलती है। पर कई बार अपनों के लिए हमें अपनी आंखें भी खोलना पड़ती है। मुझे इस चीज का एहसास तब हुआ जब मेरे फादर को गए हुए करीब 6-8 महीने हो चुके थे और हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, हम रेंटेड घर में रहते थे, तब शिफ्ट होना पड़ा था। तो रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने फादर के साथ सोता था। एक रूम में सर इस तरफ बेड था, इस तरफ बेड था, बीच में जगह थी। उस तरफ मेरी मदर का बेड था, इस तरफ मेरा बेड था। 1-1:30 बजे की बात थी। उन दिनों पावर कट बहुत होता था, सर्दियों का समय था, ठंड का टाइम रहता था। मुझे थोड़ी सी आवाज सर्दी सी सुनाई दी। मैं उठा और पानी के लिए किचन में जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी जगी हुई है शायद, और मैंने ऐसे तकिए पे हाथ रखा, सर पूरा हाथ मेरा भीग चुका था। और 8 महीनों में पहली बार मुझे पता चला कि मेरी माँ रात भर रोती। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोया। ये मेरी 12 साल की उस समय तक की जिंदगी में पहली ऐसी रात थी मैं पूरी रात जागा। और एक ही चीज मेरे दिमाग में थी कि यार मेरे लिए मेरे फादर गए हैं जिनके साथ मैं 11-12 साल रहा। मेरी माँ जो 25-30 साल से जिस इंसान के साथ रह रही थी, 20 साल से जिनके साथ रह रही थी, मेरी माँ जो इतने सालों से जिस इंसान के साथ रह रही थी, जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ के वो यहां आई थी, वो तो एकदम चला गया। और सर पे इतनी जिम्मेदारी दे गया कि ये बच्चे संभालना है, सब कुछ करना है। और उससे बड़ी चीज ये कि मैं अपनी तकलीफ, मेरे आंसू रुकते नहीं थे और मैंने पहली बार अकेले में अपनी मम्मी को रोते हुए देखा। क्या पता वो शायद हमेशा से ये करती जा रही थी। आपके लिए तो मम्मी भी हैं, उनके लिए तो संभालने वाला कोई बचा ही नहीं। कोई बचा ही नहीं सर। तो मुझे तब रियलाइज हुआ सर कि तकलीफों का लिफाफा तो ऐसा है सर कि सभी का भरा हुआ है। हर किसी का वजन अलग हो सकता है और हर किसी के हाथ की ताकत भी अलग हो सकती है। बस उसी के साथ मैंने ये सोचा और डिसाइड किया कि यार जो होना है होगा। मेरी मम्मी के लिए ना लाइफ में मैं जो कर सकता हूं करूंगा। और उसके बाद जिंदगी में हर परेशानी एक तरफ और मेरा गोल एक तरफ। मैं आज जो काम करता हूं, जो कमाता हूं, जो भी मुझे करना है, मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लियर है कि पापा मेरे ऊपर भरोसा करके कुछ चीजें छोड़ के गए हैं। और अब मेरी जिंदगी में जो होगा ना सिर्फ उनके लिए होगा। और पता नहीं मैं ये जो कह रहा हूं इससे कोई ताल्लुकात रखेगा या नहीं, पर जिंदगी में जब आपका बड़ा पिक्चर या बड़ा गोल क्लियर होता है ना, तो छोटी मोटी हार, छोटी मोटी तकलीफें इतनी मैटर ही नहीं करती लाइफ में। तो सर एक बात तो ट्रुथ है कि हमें हमारी तकलीफ हमेशा ही बड़ी लगेगी। ये बात ट्रुथ है सर कि हमारे पैर में लगी हुई कील का दर्द हमें दूसरे को लगी हुई गोली के दर्द से भी ज्यादा महसूस होता है। शायद हो भी सकता है, लेकिन महसूस करने पर भी डिपेंड करता है सर। मैंने जिंदगी में बहुत सी काउंसलिंग्स ली है और उसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा झंझोड़ के रख गए। उस समय मैं भी कुछ पर्सनल परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन मैं अपना काउंसलिंग का प्रोफेशन जो है वो साथ रखता था। मेरी हमेशा से आदत रही है कि अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। मेरे पास एक काउंसलिंग का रेफरेंस आया था सर। एक 17-18 साल की बच्ची होगी, 16 साल की बच्ची होगी। उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे। तो
एक होता है ना कि जब दुनिया से इंसान हार जाता है तो किसी अपने के पास बचने जाता है। उसके साथ उसके उन्हीं अपनों ने इतना गलत किया कि मैं बोल भी नहीं सकता हूं। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता कि मेरे सामने आके बैठ के बात करता। उस लड़की की उस समय परिस्थिति जो थी, वो नींद के सिवा और कुछ नहीं चाहती थी, एक्सेसिव डिप्रेशन में थी। मोलेस्टेशन या ऐसी कोई चीज इस उम्र में अगर किसी को फेस करना पड़ जाए अपनों से ही, तो उसका तो कोई सरोकार होता ही नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि उसने कितनी तकलीफ झेली होगी। लेकिन आज की डेट में सर, वो लड़की अपने अंडर में 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती, 22-25 साल की एज होगी उसकी, और 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है। बहुत और अच्छी बात है सर। मैं ये भी बहुत श्योरिटी से कह सकता हूं कि भगवान न करे किसी और के साथ ऐसा अगर गलत हुआ तो उसके लिए सबसे पहले खड़े होने वाली लड़की वो रहेगी। उसकी हिम्मत की तो दाद देता हूं। खैर सर, ये सब चीजें तो चलती है, चलती रहती है। वैसे आज की परिस्थितियों को देखते हुए स्टूडेंट लाइफ के फेलियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जब भी किसी एग्जाम में कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं ही क्यों, आखिर मैंने आखिर ऐसी क्या कमी करी। एक स्टूडेंट सर अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए रहता है, हर तरह के सेक्रीफाइसेस करता है, खाना खाया तो नहीं खाया तो खाने में क्या टिफिन में आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे खुद याद है सर, कई बार रात का खाना नहीं मिला। लेकिन इतने सेक्रीफाइसेस के बाद जब नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देता है तो दिल टूट सा जाता है। फिर ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है और कब तक ये सब होता रहेगा। तो आपको क्या लगता है सर, इस बात का क्या जवाब होना चाहिए कि आखिर मैं ही क्यों? सर, इस पे मेरा जवाब शायद आपको पसंद ना आए। जैसा कि आपने कहा, आप कई बार खाना नहीं खा पाए, आपने इतने सेक्रीफाइसेस किए। मैं 2 सवाल पूछूं आपसे। क्या आपने कभी चीट डे नहीं किया? क्या आप कभी पार्टी में नहीं गए? क्या आपने पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं किया है सर। सर, फंडा ना 6 और 9 का है। जो मुझे यहां से 9 दिख रहा है वो आपको 6 दिख रहा है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, आप सीएस देख लो, आप जो तैयारी अपने हिसाब से सही मान के चल रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो ठीक है? आप सोचिए सर कि आपको मिर्ची ज्यादा खाना पसंद है और आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उस रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को फीका खाना पसंद है। आप जबरदस्ती तीखा खिलाओगे उनको? नहीं। आप उन्हें मिर्ची ही सर्व करोगे। अरे मेरी तरफ से तो बेस्ट है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। जिंदगी हमेशा अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं चलती सर। एक बेसिक सा फंडा होता है कि मुझे 100% सिलेबस पढ़ के जाना है। आप जाते हैं, आप कहते हैं मैं 100 का करके आया हूं, मुझे 30 नंबर आए। आप 20 मार्क्स का तो सिलेबस ही छोड़ के गए हैं। तो डिफरेंस 70 का नहीं है, 80 से 30 का है। यानी कि जो मैं सर्व कर रहा हूं, जो आंसर मैं लिख के आ रहा हूं, क्या वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ठीक है? क्या मेरी तैयारी उस लेवल की है? बच्चा कई बार ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ता है। मैं खुद अपने दिनों में यही करता था। मैंने उस चीज को उतनी इनडेप्थ एनालिसिस के साथ में पढ़ा ही नहीं, और फिर हमारी आदत होती है ना टालने की। मैं थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं, कहता हूं ठीक ही तो है, तो फिर जो नंबर आए वो भी ठीक है। आप 100 नंबर का लिख के आए, आपके 30 नंबर आए हैं, 70 का आप डिफरेंस बता रहे हैं, 70 का आप डिफरेंस बता रहे हैं, उसमें से 20 नंबर का तो आप ठीक से प्रिपेयर ही नहीं करके गए थे, तो डिफरेंस तो 80 से 30 का होना चाहिए। और उसमें से बचे 20 नंबर, आपने ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया, आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दी। कमी कहीं ना कहीं तो खुद की रहती है सर। हाँ सर, ऐसा होता है। सी इंटर के 5 महीने के कोर्स के बाद एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आती है और वो बोलते हैं कि सर, थ्योरी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे टेस्ट में मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, और मैं फाउंडेशन में भी 2 बार थ्योरी की वजह से फेल हो गई थी। मैंने बोला बेटा आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन कसम है गलत आंसर मत बताना, झूठ मत बोलना। उसने बोला सर बिल्कुल बताएं। मैंने बोला कि इंटर में आने के बाद आज तक 5 महीने में आपने किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के टोटल कितने क्वेश्चंस या कितने बार क्वेश्चंस लिख कर देखे? बिल्कुल ट्रुथ बताना। सर आपको पता है उसका आंसर क्या था? सर कभी नहीं लिखा। अरे बाप रे। जबकि स्टूडेंट टीचर से काउंसलिंग चाहता है, क्या स्टूडेंट को खुद नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहा है? तो फाउंडेशन में 2 बार फेल होने के बाद क्या एज अ स्टूडेंट हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए?
जो सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो ना, उन सब के जवाब आपको पता है। एक्सेप्टेंस की कमी है शायद। एक्सेप्टेंस की कमी है, और उससे बड़ी कमी, अदरवाइज लग सकता है, लेकिन उससे बड़ी कमी ईमानदारी की है सर। एग्जैक्टली। जब आप एक सब्जेक्ट में 2 बार फेल हो रहे हैं, आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मैं इंटर में आने के बाद शुरुआत से ही एटलीस्ट डेली एक आंसर लिखूं, 5 मिनट का टाइम देके। चलो नहीं टाइम मिल रहा है, आपका एक्सक्यूज हो सकता है, आप हफ्ते में 2 आंसर लिखते थे। चलो नहीं हुआ, आप महीने में 4 आंसर लिख देते। आप 5 महीने में एक सिंगल आंसर नहीं लिख पा रहे, और आपका सवाल यह है कि सर मैं क्यों अनसक्सेसफुल हो जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि सर 50% फेलर के केस में स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है कि वो फेल क्यों हुआ, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई तो एक्सक्यूज हमारे सामने आ जाए कि वो ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2 दिन के लिए, मैं ना एग्जाम के जस्ट पहले बीमार हो गया था। अच्छा, तो आप 9 मंथ की प्रिपरेशन को 2 दिन की बीमारी से सीधा सीधा एक्सक्यूज बना दोगे। आप जब भी कोई प्लान बनाते हो 5% की कॉन्टिजेंसी तो आपको वैसे भी दिमाग में रखनी चाहिए। और अगर आप बीमार हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ रही है। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है, किसी के घर में डेथ हो जा रही है, किसी को खुद ही हेल्थ इश्यूज अराइज हो रहे हैं, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है। समस्या ऐसा सबके साथ है। तो बजाय एक्सक्यूज देने के, अपनी असफलता को किसी दूसरे बाहरी कारण से जोड़ने के, सबसे अच्छा होता कि अगर हम रिजल्ट के बाद या एग्जाम देने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठते, अपने अंदर झांकते और एक एनालिसिस करते कि क्या मैं सच में पास होना डिजर्व कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ही हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते कि आई वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड। मल्टीपल स्टूडेंट सर 2 से 3 अटेम्प्ट भी एग्जाम अपेयर करने के बाद कई बार पता चलता है कि वो पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार 3 से 4 चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फुल सिलेबस कवर नहीं कर पाए, दैट इज ओके। आपको सेकंड टाइम भी टाइम नहीं मिल पाया, थर्ड अटेम्प्ट में भी आपको टाइम नहीं मिल पाया। अगर वो चैप्टर या वो टॉपिक रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आप उसको छोड़ रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन आप एक बड़ा चैप्टर जो हर अटेम्प्ट में आता है, आप केवल इस एक्सक्यूज के साथ छोड़ रहे हैं। पहली बार आपने छोड़ा था कि सर टाइम नहीं मिल पाया, सेकंड टाइम आपने छोड़ दिया, आप फोर्थ अटेम्प्ट में भी छोड़ रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये बच्चों की काउंसलिंग करते समय जो मुझे पता चली है वो बातें हैं सर। मतलब आप 4 अटेम्प्ट तक भी सेम चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज और ऐड है कि एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है डर, और जिससे हम खौफ खाते हैं हम उससे भाग जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है तो मैं उसका टेस्ट ही नहीं दूंगा, मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, एग्जाम तक देख लूंगा, एग्जाम तक देख लूंगा, एग्जाम तक देख लूंगा। वो कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जब होता है तो देखा नहीं जाता। बिल्कुल। तो जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना सर, तो एक डर होता है, एक घबराहट होती है जो एक बच्चे के अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता, और इस बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। डर लगता है ना, बोलने में भी घबराहट होती, खुद को कमजोर दिखाऊं कैसे। तो हमें ये सब्जेक्ट के साथ में थोड़ा सा खुद को संभालना भी सीखना पड़ेगा, और अगर इस पे हम जीत गए तो हम सब कुछ कर ही लेंगे। खैर सर, परेशानियां तो अनगिनत है। तो सर ये सारी चीजें तो चलती ही रहती है लाइफ में, पर एक अहम सवाल कि अगर कोई स्टूडेंट स्पेसिफिकली आज अगर इस दौर में, इस समय, इस वक्त हार गया है और वो फिर से जीना चाहता है, फिर से ट्राई करना चाहता है, फिर से आगे बढ़ना चाहता है, तो कैसे करें? किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखें जो आम तौर पे लोग इग्नोर कर जाते हैं? सर मैं इस पे 3 स्टेप में आपको बताना चाहूंगा। पहला स्टेप है अपनी असफलता को एक्सेप्ट करना। जब तक हम अपनी असफलता को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, हमारी जनरल टेंडेंसी है कि हम गलतियां ढूंढने की बजाय किसी परिस्थिति को, इंस्टीट्यूट को, पेपर को, हालात को ब्लेम करना शुरू करते हैं, और ब्लेम करने में हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते। पहला काम करो कि अपनी असफलता को एक्सेप्ट करो, ताकि हम अपने अंदर जाके अपनी गलतियों को देख पाए। दूसरा स्टेप, आप आरटीआई से
अपनी आंसर शीट मंगाओ, एक खाली पेपर लेके बैठो और अपनी आंसर शीट को 2-3 घंटे आराम से देकर अच्छे से एनालाइज करो। क्या आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कैलकुलेशन में जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, या फिर अपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही गलत ले लिया था, या हो सकता है ना आपने कोई मिस्टेक की हो ना ही आपने इंटरप्रिटेशन में गलती करी हो, लेकिन एक करेक्ट सॉल्यूशन में जब आप पुअर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन पूरी तरीके से करेक्ट हो लेकिन आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी हो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना हो, बहुत ही कॉमन और पुअर लैंग्वेज। मेरा ये मानना है कि अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आप पूरी तरीके से सही आंसर लिखते हो लेकिन लैंग्वेज बहुत ही कॉमन है तो आप उसमें से 3 या 3.5 से ऊपर नहीं जा पाओगे। अगली और आखिरी बात यह है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें अपने पास एक गलतियों की कॉपी बना लेनी चाहिए। क्या फंडा है सर? आप मान लो कि हम अकाउंट के कंसोलिडेशन जैसे एक चैप्टर की बात करते हैं जो सीए इंटर में है। आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें से ओबियसली 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको तकलीफ नहीं होगी, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बोलते हो कि ये डिफिकल्ट है। तो एक बात समझें, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन में 60-70% कॉमन पार्ट होता है, 30% के आसपास 1 या 2 पॉइंट डिफरेंट होते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 15 क्वेश्चन में 1 या 2 पॉइंट भी डिफिकल्ट आते हैं, डिफरेंट आते हैं, उनमें आपसे गलतियां होती हैं, उसके इंटरप्रिटेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसको एक गलतियों की नोटबुक में नोट कर लो तो ये 15 क्वेश्चन जो आपका पेन पॉइंट हुआ करते थे, जो आपको परेशान किया करते थे, इनको आपने 15, 20 या 25 लाइन में इनके सारे कॉन्सेप्ट आपने लिख दिए। अब एग्जाम के पहले या रिवीजन करते समय आपको केवल वो 15, 20 या 25 पॉइंट लिखने हैं और आपको पूरे 15 क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं सर कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जहां हमें प्रॉब्लम आने वाली होती है, जो पेन पॉइंट होता है बेसिकली, जहां मैं अटक रहा होता हूं, मैं वहां देख के करने लगता हूं और फिर मुझे लगता है हा हो गया बढ़िया क्वेश्चन था, हो गया, तो वो मुझे आसान लगने लगता है। बट असल में मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो चीज चीटिंग करके कर ली। असल में मैं ये रियलाइज ही नहीं कर पाया कि मैं जो चीज इतना आसानी से कर पा रहा हूं वो देख के करने की वजह से कर पा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं सर। ऐसा होता है जैसे हमने स्टूडेंट को होमवर्क दिया, स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब जैसे ही उसका डिफिकल्ट पॉइंट आया उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो सफोकेट होना शुरू हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत, सारे लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ और आप शायद रिलेट भी कर पा रहे होंगे अपने आप से कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि यार सॉल्व कर देते हैं ना पूरा क्वेश्चन, गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन गलत ही होगा ना। लेकिन सर हम इतने सफोकेट हो जाते हैं, इतना एंजाइटी आ जाती है कि हम बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम आंसर को रेफर कर देते हैं। अब हमने आंसर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिफिकल्ट पॉइंट रेफर करा और बस उतना देखने के बाद बाकी पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दोस्त, आप क्लरिकल काम कर रहे हो और कॉन्सेप्चुअल आपने देख लिया, बजाय इसके केवल डिफिकल्ट पॉइंट को आप एनालाइज कर लेते और उसका कंक्लूजन निकालने के बाद कैलकुलेशन आप देख लेते, चल भी जाता। एक सवाल पूछता हूं सर आपसे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आपने होमवर्क में किया है और वो सही हो गया लेकिन टेस्ट में जाने के बाद गलत हो गया? हाँ, हमेशा लगभग होता है, ऐसा काफी बार होता है। और सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो गया और वो क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में दोबारा गलत हो गया? यूजुअली तो नहीं, कभी नहीं। तो सर इसके पीछे जो मैं समझ पाता हूं वो ये है कि जब आप होमवर्क कर रहे हो, आपका जब पेन पॉइंट आया, जो डिफिकल्ट पार्ट आया, आपने उस पार्ट को एनालाइज नहीं करा, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, आपने 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसका पेन पॉइंट रेफर करा, आपने अच्छा ये है, हाँ यही तो मैं सोच रहा था, बिल्कुल ठीक है, और आप उसको आगे सॉल्व कर गए। अब चूंकि आपने डिफिकल्ट पॉइंट को एनालाइज ही नहीं करा,
आपके माइंड में सेकंड थॉट क्रिएट होता, लेकिन वो थॉट आपने क्रिएट होने ही नहीं दिया। जिस सेकंड थॉट को आपने दबाया है वो क्रिएट तो होगा, वो अगर अभी नहीं क्रिएट हुआ है तो वो एग्जाम हॉल के अंदर होगा। कंफ्यूजन क्या है? एक पॉइंट पर दो ओपिनियन फ्रेम होना, और वो होंगे क्योंकि आपने सेकंड ओपिनियन कभी क्रिएट होने नहीं दिया। वही गलती जब हम टेस्ट में करते हैं, तो टेस्ट में हमारे पास रेफर करने को कुछ नहीं है, तो हम 2 मिनट सोचते हैं, हम 3 मिनट सोचते हैं, हम 5 मिनट सोचते हैं, या हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर पाए तो वो क्वेश्चन हमारे जहन में घूमता रहता है, पेपर के आधा घंटे बाद भी हमारे दिमाग में रहता है, और हम घर जाकर उसको रेफर करते हैं। चूंकि उस क्वेश्चन ने हमारे साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा स्पेंड करा है, चूंकि हम उसी क्वेश्चन को अभी तक एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए जब हम उसका आंसर रेफर करेंगे वो हमारे दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा, और वो गलती जो हमने टेस्ट में की है वो गलती हम कभी नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो, जब भी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज जो मेन पॉइंट है उनको एनालाइज करने में टाइम दो। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप कैलकुलेशन का टाइम बचा लो, आप वो क्लैरिकल टाइम बचा सकते हो, कॉन्सेप्ट पे टाइम नहीं बचाना। एग्रीड सर। और एक आखिरी चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि या तो इंसान टूटता है तो बिखर जाता है, या फिर जुड़ के सिमट जाता है और फिर से बाउंस बैक करता है। तो भाई आराम से बाउंस बैक करने का हमारी जो प्लानिंग है वो प्रैक्टिकल प्लानिंग होना चाहिए, इमोशनल नहीं। कई बार बच्चे ऐसी प्लानिंग कर लेते, 3 महीने बचे हैं, रोज के 13 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा, आग लगा दूंगा। अरे लग जाएगी आग, नहीं संभाल पाते हम। कॉन्टिजेंसी के लिए भी टाइम रखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप आपकी सेहत से खिलवाड़ कर लो। एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूं सर, कि जब हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जब हम शुरुआत वापस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने एग्जाम दिया, उसके बाद 2 महीना खाली बैठे, फिर रिजल्ट आया, अब अगले अटेम्प्ट में थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं एक की बजाय 2 ग्रुप दे दूं। अगर मैं इंटर में हूं तो फाउंडेशन का भी बच्चा सोचता है कि फटाक से मैं दे के पास हो जाऊं, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो तब सब्र नहीं बचता इतना कि अभी तो फेल हुआ हूं, फट से पास होके निकलूंगा। और इस चक्कर में हम कर देते हैं ओवर कमिटमेंट, एकदम उस जोन में आ जाते हैं हम कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और सर उस इंतकाम के चक्कर में हम इमोशनल कमिटमेंट कर लेते हैं खुद से कि मैं 14 घंटे भी रोज पढ़ूंगा, खुद की हेल्थ कंडीशन को इग्नोर करते हुए। मैं 4 घंटे ही सोऊंगा, चल जाएगा ना, चल जाएगा। और एग्जाम आता है तब तक हम बीमार पड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल चलें, उतना ही बात करें जितना संभव हो, तो हम बेहतर कर पाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम फेल हो गए हैं तो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो हमसे ये करवाना चाह रहे हैं कि यार नहीं निकला, अब देखो मैं हर हाल में निकाल के रहूंगा। तो अगर मैं इंटर की बात करूं तो जो बच्चा एक ग्रुप दिया है जिसने, और वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसको लगता है कि सर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, अगर अब भी मैं एक ही ग्रुप दूं अगले अटेम्प्ट में तो फिर मेरा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने साथ ओवर कमिटमेंट करता है, और वो डिसाइड करता है कि नहीं सर अब मैं हर हाल में वो ग्रुप निकाल के दिखाऊंगा। और सर ये मूवी नहीं है, तो हमें इमोशन को साइड रख के प्रैक्टिकल पार्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है, प्लीज बी प्रैक्टिकल एंड नॉट बी इमोशनल। आप सिस्टमेटिक प्लान करो, एक प्रॉपर पेपर पर प्लानर बनाओ। अगर आपको लगता है कि एक ही ग्रुप को हम अच्छे से अपेयर कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप दो। अगर आपने प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी थी और आपको लगता है कि आप वो ग्रुप निकाल सकते हो, तो ही आप वो ग्रुप ले जाए। एक बड़ा जद्दोजहद वाला क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट को, उन दोस्तों को एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दे दिया। हम सुनते हैं सर कि नेवर क्विट, हमें अपने सपने को मरने नहीं देना है। सपना हमारा बच्चे की तरह होता है, हम उसको धीरे धीरे पाल रहे हैं और हम कैसे उसको मरने जाने दें। लेकिन ये बात कितनी सही है कि नेवर क्विट? क्या हमारे 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, अगर हम कब तक अपने सपने का पीछा करें? बोलते कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अगर अपना सपना छोड़ दिया होता तो आज इतना इंटेलेक्चुअल एक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन उनकी कहानी तो कोई नहीं बता रहा ना, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल कर ही रहे हैं। दुनिया केवल उनका स्ट्रगल याद रखती है जो एंड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कब तक क्विट नहीं करना है, कब तक सपने के पीछे भागना है। बिल्कुल सर, इस पे एक चीज और मैं ऐड करता हूं कि ये जो आप स्ट्रगल बोल रहे हैं, ये स्ट्रगल तभी काउंट होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, वरना तो कोशिशें हैं।
सपना पूरा है तो हमारा है, टूटा तो सिर्फ मेरा। बहुत सही। और सर नेवर क्विट पे सिर्फ 2-3 चीजें ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं जितना समझता हूं सब समझदार है कि उसे पता होता है कि कब किसी चीज को पकड़ के रखना है और कब उसे जाने देना है। जब लगने लगे ना सर कि सुबह उठने में डर लगे कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं अपना बहुत सारा समय दे चुका हूं, और जब दरवाजे नहीं रास्ते बंद होने लगे सर, समय इतना हो चुका है कि अब उस पार की दुनिया देख ही नहीं पा रहा हूं, और जब आपका इंटरनल पीस दांव पे लग जाए ना, तब शायद दूसरे रास्ते की तरफ जाना ठीक होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सर, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा अगर बाहर डिनर का प्लान पक्का होता है, तब मैं घर पे कहता हूं कि मेरा खाना मत बनाना। डाइसी सिचुएशन में कभी नहीं कहता बिल्कुल कि सही। ना बाहर खा पाऊं ना घर पे मिले। तो जब प्लान बी पूरी तरीके से रेडी हो ना, तभी आगे सोचना है। इस बात की हमको श्योरिटी रखना है। और आप अगर इस समय बिल्कुल टूट चुके हो और आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि फल सब्र का जरूर निकलेगा। तो अगर घर से दूर निकला है तो यकीनन बड़ी दूर निकलेगा। इस बात की हमको श्योरिटी रखना है। और आप अगर इस समय बिल्कुल टूट चुके हो और आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि फल सब्र का जरूर निकलेगा। तो अगर घर से दूर निकला है तो यकीनन बड़ी दूर निकलेगा। ढूंढ, कोई ना कोई कमी तो रही होगी। तो अगर हारा है तो तेरा कसूर जरूर निकलेगा। जिंदगी का यही दस्तूर है, समझ लो मेरे दोस्त। कुछ हाथों से दुआएं तो कुछ हाथों से खंजर जरूर निकलेगा। कश्ती कभी डगमगाए भी तो घबराना मत। तू आज अगर यहां डूबा है तो कल यकीनन बड़ी दूर निकलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बूस्ट अप करें और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना सबसे बड़ा कंपटीशन है, और आपको अगर किसी को हराना है तो वो अपने डर को, अपनी एंजाइटी को, और जिताना है तो वो है आप खुद। एक बार हार जाना हमारे अस्तित्व को निर्धारित नहीं करता, बल्कि ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अंतः अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग।